में कुछ नहीं करना है ना। मैंने तो भाई बहुत कम समय में हिंदी पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, है ना, और एग्ज़ाम भी पास किया है, ऐसा नहीं है। तो हिंदी बड़ी सरल सी है। हिंदी में तुम लोगों को जो 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, और हो सके तो 20 में से 20, बाकी 20 में से मान के चलो तुम्हारे 18 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, 17, 18, और बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके 15 से कम, है ना, सही होंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो। अब वो हैकर की औकात नहीं है, चला गया, पक गया। मेरा जब भी हैकर आएगा, अभी आगामी 20 दिन में पता है कि ऑल राजस्थान 4th ग्रेड को सबसे ज़्यादा मदन सर ही पढ़ा रहे हैं। अब 4th ग्रेड ही क्यों हो, आर एस प्री लियो, मैं तो आर एस प्री पढ़ा दूँ। 1st ग्रेड लियो, टॉप से टॉप एग्जाम, और ग्रेड के अंदर छोटे से छोटा एग्जाम, और ग्रेड के अंदर बड़े से बड़ा एग्जाम। नौकरी तो नौकरी है, जिसको चाहिए वो लेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई 4th ग्रेड एंड पियोन को मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कभी नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक बच्चे को नौकरी दिलाना। ठीक है, आर एस प्री में भी सबसे पहले प्रूफ दिए थे, सबसे ज़्यादा प्रूफ। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, माइंड मैप इसी के लिए जाना जाता है। आ जाओ सभी बच्चे, तब हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सीधी सी बात है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद के सीधे सीधे उदाहरण बता देता हूँ, लफड़ा ही खत्म कर देता हूँ पूरा। कर दूँ? तो फिर आ जाओ। देखो, हम बात करें, संधि है वो 3 प्रकार की होती है, और संधि के है वो आपके स्वर संधि। उसमें से संधि है यहाँ पर, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। किसी ने कभी भी लाइफ में अगर हिंदी नहीं पढ़ी है तो कम से कम मेरे डाकी जीवड़ा थोड़ा सा तो याद कर ले। हाँ, थोड़ा तो याद रखो, थोड़ा याद रखो। कम से कम इतना याद रख लो कि स्वर और व्यंजन और विसर्ग, इतना तो याद ही कर सकते हो। 1, 2 और 3। अब इनमें भी जो स्वर संधि है ना, उसके 5 भेद हैं। स्वर संधि के यहां पर 5 भेद दिए गए हैं। दीर्घ संधि होती है, जहां दीर्घ हो जाएगा, है ना, दीर्घ आपको दिखेगा। दीर्घीकरण कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। गुण संधि है, वृद्धि है। अब दीर्घ और वृद्धि, वृद्धि अलग है, दीर्घ अलग है। यण संधि, अयादि संधि, 5 प्रकार की संधि है। अब जो थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा इधर, कि दीर्घ संधि कैसे, दोनों तरफ के समान स्वर मिल जाते हैं। जैसे हिमालय में हिम, अ और आ मिल गया तो आ बन गया। नदी और ई, देखो यहां पर बड़ी ई और बड़ी मिलकर ये भी बड़ी ई बन गई, तो ये दीर्घ स्वर है। ये क्या है, दीर्घ स्वर बन गया। तो शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा आपको देखने, सीधा सा अगर कोई स्वर संधि पहचाननी है, तुम्हें ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। शब्दों के बीच में अगर बड़ी मात्रा दिख जाए मतलब दीर्घ स्वर संधि है। बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि के अंदर ए, ओ और अर आएगा ऐसे, जैसे सुरेंद्र, परोपकार, महर्षि, महर्षि, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अ, एक तरफ तो अ और आ होता है, दूसरी तरफ ई, उ और री होता है। तो ई होता है तो ए हो जाता है, उ होता है तो ओ हो जाता है, री होता है तो अर हो जाता है। ए और अर वाला कहीं भी दिखे तो ऐसा थोड़ा दिमाग में सेट करो इसको। गुण संधि के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे, सुरेंद्र है, महेंद्र है, परोपकार है ना, इस तरह से। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो अ और आ है, और दूसरी तरफ ए है, ए और ऐ, तो ऐ हो जाता है, ऐ और औ हो जाता है। जैसे तथैव, यथैव, वनौषध, बड़ी मात्रा है ना, ये वृद्धि हो रही है। शब्दों के बीच में ए और औ की मात्रा होती है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें तो क्या होता है, बड़ी मात्रा। इसमें क्या हो जाता है, ए और औ। तो ए और औ है, ओ नहीं है, औ है। तो मेरे भाई ये वृद्धि हो रही है, ए और औ में वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये वृद्धि हो रही है, और वो दीर्घ है। दीर्घ मतलब बड़ी, दीर्घ मतलब बड़ी, वृद्धि मतलब ए और औ। गुण मतलब ए और अर हो जाएगा, ई, उ और री का। अब इधर यण संधि देखो, य से यण संधि। अब य से यण संधि और य से य व र दिखेगा आपको। आपको शब्दों में य व और र दिखेगा। जैसे अत्यधिक, य आ गया। स्वागत व, पितृपदेश, ये थोड़े ज्यादा आते हैं। पितृ उपदेश, मातृ उपदेश, है ना। तो इस प्रकार के उदाहरण थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये उदाहरण भी रट लिए ना, तो इसके मिलते जुलते वो संधि सही करके आ जाएंगे। इसके मिलते जुलते संधि सही करके आ जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से प्रश्न है।
समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, एक एक चीज है। तो य व र, अत्यधिक में य आ रहा है, स्वागत में ये स्वागत वाला ध्यान रखना, स्वागत वाला अच्छा बार बार पूछा जाता है ना। हाँ जी, स्वागत वाला बार बार पूछा जाता है। पितृ उपदेश में र आ रहा है इस तरह से। भिन्न स्वर आ जाए ई उ और री के बाद में, इसमें तो ई उ और री आ रहे थे, और यहां पर ई उ री के बाद में भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई यानी अति, ई के बाद में इसमें उ है, इसमें री है, इनके बाद में अलग अलग स्वर आ गए तो वो भिन्न स्वर बन जाएंगे य व र में। और फिर अयादी संधि के अंदर अयादी, अयादी जो पांचवें प्रकार का जो है स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें अय आय अव आव, नयन नायक गायक, अय आय अव आव, पवन नाविक, आवक पावक अग्नि, अय आय अव आव, इस प्रकार का शब्द कहीं भी दिख जाए समझ लेना उसमें आपकी अयादी स्वर संधि है। तो ये संधि का एक फोटो ले लो यार, इस सिर्फ उदाहरण भी रट लिए ना तुमने तो भी तुम उड़ा दोगे कि भाई हाँ इसको, अगर इसका स्क्रीनशॉट किसी बच्चे के पास में, वो संधि सही करेगा ही करेगा। ले लो स्क्रीनशॉट, और मजा आया ना। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि स्कूलों में जाते थे ना हम, जब स्कूल जाते थे ना बेटा, पढ़ाई के लिए रोते थे हम, रात दिन एक करते थे। मेरी मम्मी टेंशन करती थी कि ये बच्चा रात को सोता क्यों नहीं है। तो भाई चिमनी की रोशनी में पढ़ते पढ़ते नींद आती थी। सर्दियों में ऐसा होता था कि ऊपर की एक बार तो हुआ, मेरे जो कैप पहनी हुई थी वो भी जल गई थी, है ना, बाल जलते जलते बचे, वरना आज मैं गंजा हो जाता। तो कहने के बाद ये पढ़ाई के प्रति जुनून बहुत था, बेसिक्स स्ट्रांग है, बचपन से ही पढ़ाई के प्रति प्यार बहुत है, ठीक है। इसीलिए तो एक साल में 1 मिलियन बच्चे होने जा रहे हैं भाई, ये भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता की जो है उनकी जो शिक्षा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा तुम्हारा प्यार। ये संधि समझ में आई कि नहीं आई? सीधी सीधी सिंपल सी संधि थी, आगे समझ में एकदम जोरदार। तो अब देखो भवन में क्या, कौन सी संधि है? अब भवन में आप बता दोगे अव हो रहा है, कौन सा हो रहा है भवन में? अव हो रहा है। अव कहां पर है? ओ और भिन्न स्वर आएगा, ओ और भिन्न स्वर आएगा, भ और अन होगा, सीधी सी बात है, भ और अन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा ये बताओ ना, होगा ना? हाँ, तो भ और अन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट हर बच्चे की जेब में होना चाहिए, नहीं हुआ नहीं तो मैं क्लास से बाद में डांटूंगा, फिर ले आओ स्क्रीनशॉट। और ये उदाहरण रटने हैं ज्यादा से ज्यादा, बस ये इतना ही कर लो बहुत है। फिर 5 मिनट में भी कोई बच्चा संधि समझ सकता है, सिर्फ 5 मिनट में भी। और किसी को ज्यादा विद्वान बनना है तो फिर पढ़ते रहो किताबें, क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। संधि का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, अयादी स्वर संधि, ठीक है ना। हाँ, कम समय में ज्यादा पढ़ो बेटा, कम समय में एग्जाम निकल जाएगा। ओके, गिरीश में कौन सी संधि है? देखो गिरीश में ई की मात्रा आ रही है, ई बड़ा हो रहा है, गिरीश में दीर्घ संधि है। इसमें क्या, कौन सी संधि है? इसमें आपके दीर्घ संधि है। भानुदय में कौन सी संधि है? भानु में देखो यहां पर जो है आपकी ऊ बड़ी मात्रा दिख रही है। भानु देखो क्या होता है कि 2 शब्द है इसमें और स्वरों का मेल हो रहा है, भानु और उदय है, तो ऊ बड़ा हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस क्रमांक में वाक धन ईश की संधि है? वाक धन ईश में किसकी संधि है? वाक धन ईश के अंदर किसकी संधि है? तो वागीश हो गया, वाक धन ईश के अंदर ये वागीश हो गया। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अब देखो ये आपकी वृद्धि संधि हो रही है, एक एक में क्या हो रहा है? वृद्धि संधि हो रही है। और एक धन एक, एक धन एक है वो आपका वृद्धि संधि। ए ओ और अर आया था, मैंने बताया था, ए ओ और अर, तो एक एक है वो आपके वृद्धि हो रही है। दीर्घ नहीं करना, दीर्घ तो हिमालय हैं, विद्यालय हैं, इस तरह से। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। देखो अब संधि समाप्त होती है। उपसर्ग प्रत्यय के अंदर ऐसा होता है, एक मूल शब्द होता है, आगे जुड़ता है जो है उपसर्ग आगे जुड़ करके, शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे आप उपसर्ग कहोगे। अब प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द, अब आपको इसमें शब्द बनना चाहिए। अब आप जब देखोगे इसको तो अगर शब्द नहीं बना तो कोई मतलब नहीं। जैसे योग है, एक शब्द होता है, आगे प्र जुड़ गया तो प्रयोग हो गया। अब प्राकथन है, प्रतिकूल है, अब प्रति में तो ये प्रति हो गया, तिकूल तो कोई शब्द बनता नहीं है। तो उपसर्ग को अलग करने का फॉर्मूला बता देता हूं, मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा, फॉर्मूला ये बता देता हूं कि मूल शब्द को अलग करिए, उपसर्ग अपने आप अलग हो जाएगा। कई बार होता है दिखने वाली चीज सही नहीं होती है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उपसर्ग में क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देवे,
उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे असत्य है तो ये तो मूल शब्द है सत्य, उसके आगे अ जुड़ गया उपसर्ग, तो प्रीफिक्स जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और हिंदी में उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब सफिक्स हो गया, तो आगे जुड़ा है सफल, तो ये क्या है बेटा, शब्द है मेरे प्यारे भाई बहनों कि ये शब्द है। तो मूल शब्द का पहचान अगर हो गई, मूल शब्द की अगर पहचान आपसे हो गई तो आप क्या कर पाओगे, मूल शब्द की जिसने पहचान कर ली वो उपसर्ग अलग कर लेगा। बाकी तो गुरुजी मैं तो प्रतिफल में प्र उपसर्ग निकालूंगा, तो बेटा वो प्रति है और तिफल कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, स्वर संधि की ट्रिक वो बता दी बेटा पीछे शॉर्ट में, इतना तो बता दियो, और क्या बताऊं। तुम 10-10 मिनट देकर भी अपने नंबर बढ़ा सकते हो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बताना पहले तो। अब कई सारे उपसर्ग हैं, जैसे उपसर्ग के कई सारे उदाहरण दिए हुए। ये तो मैंने नेट का सहारा लिया, नेट की कई सारी सामग्री डाउनलोड की और मेरे बारे प्यारे दोस्तों के लिए लगा दूं। तो यहां पर आप हैं, ये देखो शब्द है ऊ के अंदर देखो उजड़ना, उचक्का, ये सब देखो यहां पर आपके उपसर्ग है। जैसे हम यहाँ पर उपसर्ग हैं, कायर हैं, काजल हैं, चिर में चिर उपसर्ग हो गए, ये कई सारे होते हैं इसमें। जैसे आप हम बात करें तो जैसे हम बात करें, जैसे प्रत्यर्प एक शब्द आपके दे देंगे 4th ग्रेड में, जैसे प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है, तो अर्पण एक शब्द होता है और प्रति उपसर्ग होता है। तो शब्द को अलग करना सीखो, जब तक अलग करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बस एक इतना ही फॉर्मूला है। और कई बार होता है जैसे शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के अंदर भी कई बार होता है कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंदर भी आप अगर थोड़ा सा इस खोपड़े का इस्तेमाल करोगे आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, मुहावरे लोकोक्ति में भी सही हो जाएंगे, हिंदी में बढ़िया नंबर लेके आने हैं। ठीक है, 50,000 सीटें हैं बेटा, सिलेक्शन तो ले ही लो। अब देखो किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, दिए गए में देखो प्रकृति, प्रज्वलित और प्रख्यात में है, लेकिन प्रत्युष में नहीं है, प्रत्युष में नहीं है। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है बताओ, प्रति धन आगत, तो प्रत्यागत में प्रति हो गया, प्र नहीं होगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, दिए गए में से प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक है। जो उपसर्ग वाले प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे थे मैं वो लेके आ गया। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इसमें से भी हिंदी सेम टू सेम मिल जाएगी, नहीं तो फिर फॉर्मूले बताए हुए हैं तुम लोग कर ही लोगे, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो शब्द पूछा है देखो, पूजा मूल शब्द होता है, पूज धातु से बना है, संस्कृत से ही तो हिंदी बनी है, तो अनीय है, इसके अंदर क्या है, अनीय है। चतुराई में कौन सा, देखो चतुर और चतुराई, आई या राई, अब प्रत्यय कौन सा होगा बताओ, आई या राई, तो राई नहीं होता है, आई होता है। क्या होता है, आई, चतुर आई। अब देखो क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इंग्लिश के अंदर सफिक्स होता है, हिंदी के अंदर प्रत्यय होता है। प्रत्यय वह शब्द का अंश है जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके व्याकरणिक रूप, या तो व्याकरणिक रूप में या फिर उसके अर्थ में ही चेंज कर देता है। जैसे समाज एक मूल शब्द है, ये मूल शब्द के अंदर जुड़ता है ना, डरना नहीं, यहां बहुत आसान है। मूल शब्द आपको अलग करना आ गया तो समझ में आ जाएगा कि भाई उससे नया शब्द क्या बना। तो समाज में इक जुड़ा तो सामाजिक हो गया, सुगंध में इत जुड़ा तो सुगंधित हो गया, मीठा में आस जुड़ा तो मिठास हो गया। ये पीछे वाले सारे सफिक्स है ना, प्रत्यय है। लोहा में आर जुड़ा लोहार है। अब गुरुजी मैं तो हार प्रत्यय बनाऊंगा, बेटा हार प्रत्यय नहीं होता है, आर होगा, है ना। नाटककार हो गया, बढ़ई, बढ़ई, मैं गुरुजी मैं तो डाई उपसर्ग प्रत्यय में डाई बनाऊंगा, डाई प्रत्यय नहीं है, डाई प्रत्यय को नहीं है, डाई प्रत्यय, डाई तो इस बड़ा और आई शब्द मिलने से बना है, तो तुम्हें जो दिख रहा है वो थोड़ी है, डाई नहीं है। आई स्वर को भी तो देखो, उस शब्द को पहचानो, है ना। ये कई सारी चीजें होती है, बड़ी कॉमन सेंस के साथ की जा सकती है। बढ़ाई, होनहार, है ना। इस तरह से प्रत्यय भी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के रूप में बांटे गए हैं। कृत के अंदर तो विकारी और अविकारी आते हैं, और तद्धित के अंदर जो कृत भाव, और ये आपको इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। कृत प्रत्यय के अंदर जैसे कई सारे उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे आपका लुटेरा है तो एरा प्रत्यय हो गया, होनहार, चटनी के अंदर ये हो गया, देह में यह प्रत्यय हो गया। खैर मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदी में 5 में से 4, 10 में से 8, 10 में से 8, 15 में से 12, 13, 20 में से लगभग 16, 17 क्वेश्चन तुम सही कर दोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। ओके।
किस समास में प्रथम शब्द प्रधान होता है? समास, समास वाली फोटो, अरे वाह भाई वाह, समास की भी फोटो लगा दी आपके मदन सर ने, तो वाह भाई, ये बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न पूछे गए हैं। किस समास में पहला पद प्रधान होगा, जिसके ऊपर हम अव्ययी भाव समास कहते हैं? यथा शक्ति, यथा योग्य, आजानु बाहु, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे अव्ययी भाव समास के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना, समास सिर्फ 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूं, है ना, समास सिर्फ 2 मिनट में। यहां देखिएगा, बड़ा सीधा सीधा, मूल शब्द को अलग करोगे ना, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं है तो पढ़ लो, आगे तो फिर कहोगे अधीनस्थ बोर्ड का भरोसा मत करो कि अधीनस्थ बोर्ड के सर हमारे 4th ग्रेड सिलेबस में समास नहीं है। मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, आ जाओ इधर आओ। पटवारी के पेपर के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ नेशनल करंट लिखा हुआ था, और सारा का सारा कौन सा करंट दिया? राजस्थान वाला। तो भरोसा मत करो पटवारी के ये अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर, और नहीं है तो बेटा तुम मत पढ़ो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और जिस समय क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर उन बच्चों के ज्यादा आएंगे जो पढ़ के गए। 2 मिनट लगेंगे, बस पढ़ लो। हम बात करें, मैं फिर से कह रहा हूं, अधीनस्थ बोर्ड पे भरोसा मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। अव्ययी भाव समास की बात करें, जैसे प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं, है ना, उपसर्ग होते हैं, जैसे आ, यथा, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यथा शक्ति, आ जन्म, आजानु बाहु, इस प्रकार से। तत्पुरुष समास के अंदर, तत्पुरुष समास के अंदर जैसे आपके समास का विग्रह करने पर आपका जो है को, शे, इस प्रकार के लिए, इस तरह से जुड़े होते हैं, जैसे गगनचुंबी, गगन, रस से भरा, इस तरह से। कर्मधारी समास के अंदर क्या होता है कि समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। उत्तर पद मतलब लास्ट वाला जो पद है, कमल, कमल कैसा? या नीला, तो इसकी विशेषता है कर्मधारी में होती है। द्वंद्व समास की हम बात करें तो द्वंद्व में आपके योजक चिन्ह और का प्रयोग होता है, जैसे दिन और रात, ऐसे और का भी प्रयोग होता है। द्विगु समास अभी पटवारी में पूछा गया था, जिसमें शुरुआती जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है। और बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है? देवी देवताओं के शब्द हैं, 2 पदों में से किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाए। लंबा है उदर, जिसका मतलब गजानन के बारे में बात हो रही है। दशानन के मतलब यहां पर रावण के बारे में बात हो रही है, तीसरे के बारे में। नहीं पढ़ना समास, बात खत्म। 2 मिनट लगे, क्या लगा? क्या कुछ भी नहीं लगा। और समास का पक्का प्रश्न आएगा, मैं फिर से तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ठीक है सर? राजस्थान करंट आएगा, हम भी सोच रहे थे राजस्थान करंट नहीं आएगा, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने धोखा दे दिया, क्या करें? नहीं, धोखा दे दिया। अब धोखा दे दिया तो फिर 2 नंबर पीछे रह जाओगे, इससे बढ़िया 2 मिनट में पढ़ लो। सिर दर्द, तो सिर में दर्द। आजानु बाहु, तो ये आपका जो है अव्ययी भाव समास है, इसके अंदर अव्ययी भाव समास है, और जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। अंतिम पद प्रदान होता है किस समास के अंदर है? आपका लास्ट पद है वो आपका किस पद में अंतिम पद प्रदान होता है? तत्पुरुष के अंदर अंतिम पद प्रदान होता है। रामचरित्र, राम का चरित्र तत्पुरुष होता है। गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा की हम बात करें तो गुरु के लिए दक्षिणा हो गया, गुरु के लिए दक्षिणा हो गया। द्वंद्व समास बीचों बीच होता है इसका। द्वंद्व समास भूल चूक माता पिता का उदाहरण कौन सा नहीं है? कपीश्वर नहीं है। पाप पुण्य का किस समास का? द्वंद्व समास का उदाहरण है पाप पुण्य, योजक वगैरह आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास हो गया। त्रिफला, 3 आ गया, अक्षर है ना, त्रिफला द्विगु हो गया। नवनिधि में द्विगु हो गया। बहुव्रीहि के अंदर यहां पर बात करें, जैसे यह आपका चंद्र है जिनके शिखर पर भगवान शिव के बारे में कह रहा है, ये आपका कर्मधारी है, राजा का कुमार है तो तत्पुरुष है। चंद्रचूड़ है वो आपके बहुव्रीहि समास है, ये भी पटवारी में भी पूछा गया था, चंद्रचूड़ वाला, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न है, बार बार पूछे जा रहे हैं, देख लीजिएगा। बहुव्रीहि, भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। तीसरा अर्थ है, दोनों पदों में विशेष्य और विशेषण उपमेय उपमान की बात हो रही हो, विशेषताएं बताई जा रही हो। कर्मधारी, नील कमल है, जैसे कर्मधारी समास वगैरह हो गया। हिंदी बहुत सरल है, जिसका समझ में आ गई थानेदार पास कर देगा, ठीक है, और जिसका समझ में नहीं आई तो फिर बैठे रहो। नील कमल में आपका कर्मधारी समास है, ठीक। खुश, आ जाओ। संज्ञा तुम्हारे सिलेबस में है। अब ये मत कहना कि गुरुजी मार तो संज्ञा सिलेबस में नहीं है, ऑनलाइन कुटुला, ठीक है।
संज्ञा है सिलेबस में, लखनऊ के लाडे कहीं के। अब सर संज्ञा तो है सिलेबस में, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया तो याद कैसे करेंगे। संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। सर्वनाम अगली वाली 500 वाली क्लास क्वेश्चन लेके आऊंगा, 500 क्वेश्चन लाऊंगा उसमें, लेकिन आज संज्ञा पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है। संज्ञा के अंदर देखो, किसी व्यक्ति है, नाउन जिसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जाति मतलब पशु की जाति। अब जाति में भी कोई बिल्ली आ गई, संज्ञा नहीं है कि सिलेबस में, क्या बात कर रहे हो भाई, संज्ञा तो होनी बिल्कुल है, संज्ञा सर्वनाम सारे हैं, संज्ञा के बिना तो मामला ही नहीं हो। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज कराऊंगा, ये लास्ट, सिर्फ ये एक पैराग्राफ, और 4th ग्रेड का जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन संज्ञा और समास के उदाहरण मैं वहां दिखाऊंगा तुम्हें पेपर के अंदर। ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड के भरोसा मत करो, क्वेश्चन आएंगे, अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो इन्हें पढ़ के मत जाना। ठीक है। 1-2 मिनट में करा देता हूं। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति का नाम हो, जातिवाचक राम जैसे किसी लड़के का नाम है तो लड़का जाति है, लेकिन राम है तो वो व्यक्ति है। भाव में जैसे बुढ़ापा मोटापा आ गया। द्रव्य में कोई ठोस तरल धातु, पानी दूध वगैरह, और समूह में ग्रुप का नाम आ गया। अब और इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे, अब इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे, है ना, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ोगे। बस हो गया, क्लियर हो गया, सब संज्ञा में इतना ही करना है, और आएगी, पक्का प्रश्न आएगा। आधे तो बच्चे जानबूझ के सिलेक्शन से दौड़ बाहर हो जाते हैं कि कई बार वो होशियारी दिखाते हैं अपनी। क्या करूं मैं इन बच्चों का, स्क्रीनशॉट तो मैं दिलाऊंगा, जबरदस्ती दिलाऊंगा। लो स्क्रीनशॉट लो, तुम्हारे मम्मी पापा को जवाब भी तो देना मुझे। लो भाई स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, बताओ ये संज्ञा के जो तुमने 5 प्रकार देखे, अब ये बताओ लोहा कौन सी संज्ञा हो गई सर, द्रव्यवाचक। बताओ मदन सर, इसमें कौन सी संज्ञा हो गई, मदन व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आदमी में कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। हिमालय में कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। पर्वत में कौन सी संज्ञा हो गई, पर्वत तो बहुत सारे हैं सर, पर्वत तो जाति है। हाँ ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा समझना सीखो। भाव, भाव तो समझ ही जाओगे। समूह यानी ग्रुप, भीड़, सेना वगैरह। अब पर्याय वगैरह सीधे सिंपल पूछे जाएंगे, पर्याय वगैरह सीधे सिंपल पूछे जाएंगे। कौन सा एक शब्द है वो रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशा है, यामिनी है, विभावरी है, लेकिन उर्मी मतलब लहर होती है, उर्मी मतलब तरंग होती है ना, जल उर्मी तरंग होती है। हाँ तरंग होती है, लहर होती है, तो वो इसका पर्याय नहीं होगा, याद रखना। पर्याय सीधे सीधे पूछे जाएंगे, गलत मत करना, ठीक है। हाँ गलत मत करना, तुम लोगों को मेरी कसम है, ध्यान रखना इस बात का। किस विकल्प में सभी शब्द हैं मां सरस्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है। शुरभि और वीणावाणी, शुरभि मां का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शुरभि मां सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए गए में से जो बाकी सभी मां सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हुआ ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ओके, शुरभि का मतलब क्या होता है, सुगंध, खुशबू। शुरभि का मतलब होता है सुगंध। आराम से प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है ना, ये तो ज्यादा ही होशियार नहीं बनना। गुरुजी कह रही है, अच्छों की बात कह रही है, मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं। हाँ बढ़िया, आराम से फोकस करो। फिर भ्रमर शब्द यानी कि जो भंवरा है, उस भंवरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मधुप है, अली है, भंवरा है, शफरी। शफरी होती है झक, झक मार रहा था क्या, झक मतलब मछली। शफरी भी कौन होती है, मछली। तो ये मछली है, झक है, ये सब इसी के ही उदाहरण है, ठीक है। तो पर्याय इसी के हैं। मधुप, आली, अली, अली और आली होता है, ये अली है, भौरा, ये सब इसी के। आकाश का पर्याय तुम्हारे 4th ग्रेड में यही पूछेंगे, आकाश, दिन, रात, इनका हाथी, घोड़ा, इनके पर्यायवाची पूछेंगे तुम्हें। मुझे तो लगता है कि एक पारी में मैं जो कह रहा हूं इन वाले प्रश्न बार बार आ जाएंगे और छपेंगे, देख लेना तुम। तो गुरु जी थारखंड तो पेपर पहला हूं आवे कहीं, पेपर तो आता ही है दिमाग के अंदर, इतना दिन रात एक करके पढ़ते हैं।
तो पूरा ही पूरा पेपर यही है, चिंता ही मत करो। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्योम है, शून्य है, दिव्य है, विभु है। तो दिए गए शब्द में हम बात करें जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। विभु है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। विभु किसका पर्यायवाची शब्द है? विभु है वो आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। विभु मतलब विभु, आत्मा का। दिव्य है, अब सूर्य चंद्रमा तुम्हारे पक्का पूछेंगे पर्यायवाची शब्द में, सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात है, ऐसे पर्यायवाची शब्द आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। शून्य, व्योम, आकाश। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो मतंग है, करी है, नाग है। अब तुम कहोगे गुरुजी नाग तो सांप होता है। अरे बेटा, हिंदी में अनेकार्थक शब्द होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। पुंडरिक मतलब कमल होता है, पुंडरिक मतलब कमल होता है, हाथी नहीं होता। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी और अग्नि तो तुम्हारे फेवरेट है, लिख लेना। पृथ्वी और अग्नि और पर्वत, हाथी, घोड़ा, दिन, रात, ये तुमसे पूछे जाएंगे। कमल है ना, जलज, कमल को ही कहते हैं। तो ये तो सामान्य से प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहली दूसरी से लेकर के, हालांकि 8वीं तक तो ये पढ़ते ही थे तुम, 9वीं 10वीं तक तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 10वीं स्तर तक के। तो पृथ्वी का पर्याय दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। अब दिए गए में आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? वसुंधरा, है ना। पर्वत का भी पूछेंगे, लिख लो साइड में। आग का पर्यायवाची कौन सा है? अनल, अनल आग होती है। अनल क्या होती है? आग होती है। अच्छे प्रश्न, हिंदी तो ऐसी है, कोई 7 दिन भी पढ़ लेना तो थानेदार के पेपर में भी बढ़िया परफॉर्म करके आ जाओ। 200 में से 150 ले आओ, अगर ढंग का जिसको नॉलेज है, थोड़ा बुद्धि जिसकी हिंदी के लिए बड़ा प्यार करती हो, है ना। ठीक है, पटवारी का पेपर जिस तरीके से जितना सरल आया उसको देखते हुए इस 10वीं स्तर की तो टेंशन मत लो, पेपर सामने पड़ा है बस। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनल, पवन का नहीं, बाकी अनिल है, वात है, शमीर है, और याद रखिए कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मैं जानबूझ के लेके आया। सरोज है, पंकज है, सर्षिज है, मिलिंद है। जो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ये आपका कौन सा है? मिलिंद नहीं है। ठीक है, मिलिंद नहीं है। पंकज मतलब कीचड़ में जो पनपता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रकाश, अंशु, सविता, रश्मि। सूर्य का पर्यायवाची दिए गए में से कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिए गए में से कौन सा है? बताओ। अब बड़ा ये अच्छा प्रश्न था, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। अब सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में बात करें तो दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है ना। दिनकर है, दिवाकर है, दिनकर हो गया, दिनकर के बाद आप करोगे तो दिनकर है, दिवाकर है, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया। सविता भी इसी का ही। अब तुम कहोगे सविता तो किसी लड़की का नाम, लेकिन इसका है। भास्कर है, अंशु माली है, सहस्त्र आशु है, इस तरह से इसका नाम है। भास्कर वगैरह कई सारे नाम हैं। हालांकि कुछ एक 20-25 मैं खुद ही करवा दूंगा तुम्हें यूट्यूब पे, वहीं से काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बाकी दुनिया भर की चीज़ें। कौन सा आलोक का विलोम है? अब विलोम शब्द है। आलोक मतलब क्या होता है? आलोक मतलब होता है प्रकाश, और इसका उल्टा बताना है विलोम शब्द के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये का ये प्रश्न ही हूबहू छप जाएगा, हिंदी में समझने की बात होती है। आलोक मतलब प्रकाश होता है, तम मतलब होता है अंधेरा। तो जब भी विलोम शब्द बताओ तो यहां पर आपको बराबर करके पर्याय दे देंगे, तम के साथ में अंधेरा लिख देंगे, तो कौन सा जोड़ा उसका सही बता रहा है आंसर हो गया। तो थोड़ा समझना पड़ता है। विलोम कह रहा मतलब उल्टा बताना होता है, ऑपोजिट। अनुज का सही विलोम है, अनुज मतलब छोटा भाई और अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो ये थोड़ा विलोम की बात हो रही है, सामान्य प्रश्न आएंगे। मौखिक का सही विलोम है, मौखिक हो गया तो लिखित हो गया। कई बार है ना, आप लोग विलोम में 2 मिलते जुलते शब्द दे दिए जाएंगे और वहां पर है वो गलती नहीं करनी। ठीक है, मिलते जुलते शब्दों में गलती नहीं करनी है। हम सोचते हैं यही इसका विलोम होगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है।
उपेक्षा करना, ना कि इग्नोर मारना। इग्नोर मारने के साथ साथ यहाँ पर कह रहे मुझे तो खूब उपेक्षा की गई, अरे मुझे सम्मान दिया गया, तो एक प्रकार से ये इसका उपेक्षा अपेक्षा। अब इसमें बच्चे कई बार होता है कि उपेक्षा और अपेक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। सम्मान होगा तिरस्कार का सम्मान होता है, ठीक है। तिरस्कार मतलब दुत्कारना, सम्मान मतलब रेस्पेक्ट देना, उपेक्षा मतलब और अपेक्षा हो जाएगा इसका आंसर। अब गुरुजी सरल पेपर है, तो तुम सम्मान करके आ गए तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो ये बात है, उपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। वन वर्ड के अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु जो व्यक्ति है वो जिज्ञासु होता है, ज्ञान प्राप्ति वाला। कम बोलने वाला होता है, देखो मित भाषी, कम बोलना मतलब मित भाषी, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मतलब अल्प, तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है। जो कुछ ना जानता हो, जो बिल्कुल भी कुछ ना जानता हो, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ शब्द है। ये मिलते जुलते शब्द है। जिसे जाना न जा सके वो क्या है, अजानत, अगम्य, अज्ञेय या अशक्त। दिए गए में से जिसे जाना नहीं जा सके उसे अज्ञेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अज्ञेय बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे जहां आप कंफ्यूज हो गए ज्यादा में तो मामला गड़बड़ है, बाकी सीधे सीधे पढ़ा हुआ होगा सब हो जाएगा। तत्सम और तद्भव, देखो तद्भव जब भी हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव की, तत्सम की जब भी हम बात करते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम मतलब आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द तद्भव होते हैं, सॉरी तत्सम होते हैं, और तद्भव है वो आम बोलचाल वाले शब्द होते हैं जो बाद में संस्कृत वाले टूट करके आम जनता ने बोलने स्टार्ट कर दिए, वो आ गए, ठीक है। तो अक्षर है, अनार्य है, अंगुष्ठ है, उबटन है, इनमें से जो आम बोलचाल का शब्द कौन सा लग रहा है, गुरुजी उबटन लग रहा है, बाकी संस्कृत है, संस्कृत है, अक्षर है। इस प्रकार से अक्षर का तद्भव कौन सा होगा, आखर होगा, है ना। अंगुष्ठ का अंगूठा होगा, अंगूठा है तो तद्भव है। इसमें अगर जैसे हम बात करें अंगूठा है तो ये शब्द कौन सा हो गया, ये तद्भव हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, तत्सम तद्भव में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। संस्कृत का शब्द है तत्सम है, आम बोलचाल का शब्द है जिसे तुम बोलचाल में इस्तेमाल करते हो तद्भव है, कोई टेंशन नहीं। ये समझ में आ गया, 5 दिन में पढ़ लेना। 8 तारीख को वापस आऊंगा, तब तक तुम लोगों को ये क्लास 5 बार देखनी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और अपना चैनल होगा 7 लाख का, ठीक है। चलो अगला देखो, किस क्रम में तत्सम शब्द है। देखो ऊंट है तो ऊंट का तत्सम तो उष्ट्र होता है ना। तो तत्सम शब्द किस में है, दिए गए में आपका तत्सम आमलक, ईख, आमलक, आमलक तत्सम है जिसका जो है वो आमलक है, वो तद्भव इसका जो होगा आंवला है, आंवला इसका क्या होगा, तद्भव होगा। कौन सा शब्द है वो तत्सम है, सूरज, सावन, रुक्ष और बिच्छू। मैं नहीं बोलूं, चलो मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ इसके अंदर। अरे बताओ 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 फटाफट, लखनऊ के लाडे मेरे, काम के न काज के, बताओ बताओ। पढ़ाई खूब करीबड़ी है, सिलेक्शन से करीब पहुंचे हुए हो, नौकरी हाथ में आने वाली है। तत्सम मतलब संस्कृत, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, बताओ कौन सा है। सीधा सीधा दिख रहा है गुरुजी हमें तो, रुक्ष है। बिल्कुल डर होना ही नहीं चाहिए कभी जिंदगी के अंदर, सीना ठोक के आंसर दो, किसी से नहीं डरना, है ना। यमराज भी आ जाओ ना तो कहना 2 मिनट साइड बैठ जाओ, ठीक है, अभी मुझे काम करना है। तो ये वो वाली बात है। तो लाइफ में थोड़ा सा यूं स्वैग लाओ यार, ऐसे कैसे चलेगा जिंदगी। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। यूं मुर्दा घड़ियों की तरह जीने वालों, है ना, ये जीना बड़ा एकदम अपनी तरफ से, लाइफ अपनी तरफ से जीनी, डर डर के नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बिड़ जाओ जाकर के। तद्भव है वो आपका दंत है, मृत्यु है, मत्स्य है, कंधा है, तो तद्भव। जो आप पहले तो यहाँ इसमें क्या करो, छांटो, दिए गए विकल्प में जो है उनको छांटना है। जैसे तद्भव है मत्स्य, मछली निकल गया, मृत्यु मौत है, दंत दांत है,
इनके तत्सम जो है ये तत्सम दंत हैं तो तत्सम है, तद्भव इनका दांत होता है, मृत्यु का मौत होता है, मत्स्य का मछली होता है, इन सब के तो हैं, लेकिन कंधा है तो वो आपका तद्भव है। कंधा क्या है? तद्भव है। और कंधे के अगर कहें कि गुरुजी इसका तत्सम कौन सा है, तो स्कंद है, स्कंद है वो आपका, इसका क्या है? तत्सम है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा? अब संज्ञा वाला क्वेश्चन तुम लोगों को अगर अच्छे नहीं लगते तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। संज्ञा पुस्तक है, देखो पुस्तक एक जाति है, लेकिन गीता पुस्तक की बात करें तो वो एक क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये अंतर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर धोखा, धोखा कैसी संज्ञा है? धोखा एक कैसा है? धोखा एक भाव है। धोखा एक कैसा है? भाव है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी, गांधी जाति है या गांधी व्यक्ति है? महात्मा गांधी की बात हो रही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी की बात हो रही इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर गांधी लोग इत्र बेचते हैं, गांधी कौन हुए? जो गंध का व्यापार करते थे। गंध कौन सी? सुगंध, सेंट वेंट बेचने का काम करते थे, वो गंधी कहलाए, उससे शब्द बन गया गांधी। तो गांधी जाति व्यापार करती है इत्र का, गांधी इत्र का व्यापार करते हैं, कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। कौन से गांधी की बात हो रही है? मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। भूलोगे नहीं जिंदगी में कभी भी, ठीक है ना। वह कहा तब मैं आया, किस तरह की अशुद्धि है? वह कहा, है ना, उसने कहा होना चाहिए। तो ये कौन से तरह की शब्द में अशुद्धि है? तो लिंग संबंधी अशुद्धि है ना, उसने होना चाहिए, तो लिंग की संबंधी अशुद्धि है। आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ऐसा आएगा। तो रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तुम्हारा यहां क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये पानी का कुआं कैसे सूख गया? तो इन दिए गए शब्द के अंदर जो है अशुद्ध वाक्य, रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, सही है। तुम्हारा यहां क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? अब पानी भी है, कुआं भी है, तो सीधा सही पता ही चल रहा है। कोई नियम नहीं लगाना है, दिमाग में बात अगर सेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो गई। नियम वगैरह लगाने का काम ऐप के अंदर डिटेल में पढ़ लिया है और पूरे साल पढ़ ही रहे थे। ठीक है। कई बार होता है कि आरएस जैसे एग्जाम को पास करने वाले हमारे जैसे पढ़ाने के लिए टॉपर्स लोग आए थे, आरटीएस जितने भी थे 8-10 लोग, तो उनको मैंने कहा आप हिंदी वगैरह सर हम पढ़ा देंगे, हिंदी तो क्या दिक्कत है, हमें हिंदी में रूल है ना, हमें हिंदी में रूल नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि सर हमें हिंदी में रूल नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने उदाहरण इतने निकाले हुए हैं कि हम देख के पता लगा लेंगे कि ये शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो ये तो बस स्वभाव की बात है, व्यवहार की बात है, आना चाहिए, आपके व्यवहार में चीजें होनी चाहिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है? सीधी सी बात है, यहां पर लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है, पूरा सेंटेंस होता है, और मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। और बता दूं तुम लोगों को, तो मुहावरा जब भी होता है ना, आपसे अगर पूछ लिया जाए निम्न में से जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है या मुहावरा है, क्या है? तो आप कहोगे वो लोकोक्ति है, क्योंकि मुहावरा होगी उसके अंदर क्रिया होगी, पीछे क्या होगी? क्रिया होगी। मुहावरे के अंदर क्रिया होगी। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, जैसे मुहावरा है भाग जाना, 9 2 11 होना। अब पीछे होना एक क्रिया है, वर्ब है, तो वो मुहावरा है। और लोकोक्ति है पूरा सेंटेंस होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, एक दिन के अंदर हिंदी स्ट्रांग कर सकते हो तुम। अभी पूरे साल का जो भी पढ़ा हुआ है उसको समेट लो, हिंदी तो पटक दो साइड ही हूं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग है। प्रतिष्ठा होना, अपना डंका बोल रहा है, इसीलिए तो हैकर को आना पड़ रहा है। अंधे के हाथ बटेर लग गया। अंधे के हाथ बटेर लगना कि लास्ट 2 दिन में मदन सर की कहा क्लास देख के गया, 4th ग्रेड का सिलेक्शन ले लिया, पूरे साल भले ही ना पढ़ा, लेकिन अंधे के हाथ बटेर लग गया। कई बार होता है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि मेरी पीडीएफ पढ़ के चले जाएंगे। तो अयोग्य व्यक्ति, हालांकि वो अयोग्य नहीं है, वो योग्य है। यहाँ पर जो है वो है आपके अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है अयोग्य को उत्तम वस्तु मिलना।
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जो अधिक बुरा हो जाना, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, अगर बुरी संगति में रहोगे अधिक बुरे हो जाओगे। कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? मुसीबत में और मुसीबत आ गई, इसका अर्थ निकालना है। यूं नहीं कि गुरुजी आटा कम था और मिला दिया उसके अंदर, कम पड़ गया, वो वाली बात नहीं। इसका नया अर्थ निकालना है आपको। क्या निकालना है? एक तीसरा अर्थ। अब पौ 12 होना एक मुहावरा है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि हिंदी की कई सारी चीजें एक जैसी मिल जाएगी, जीके मिल सकता है, हिंदी गणित वगैरह एक जैसी कैसे मिल सकती है? उसके अंदर तो आपको अपना दिमाग लगाना है। मैंने कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कॉमन बातें आपको अपने ज्ञान के बेस पे बता दी कि भाई बच्चों आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है, तो आप लोग कहोगे कि यस सर हम सही कर लेंगे, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो आपको मदद मिल रही है कि जो है संधि वगैरह है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, संज्ञा वगैरह, छुट्टियों में नहीं करे तत्सम, तद्भव वगैरह, इतनी सारी चीजें आधे घंटे के अंदर समझा दी। अब तुम मेरे पास बैठे होते तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें समझाता। अब इंटरनेट का जमाना है, घर बैठे सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो मैं बस समझा रहा हूँ। एक दोस्त भाई कहता ना, एक मोटिवेटर, एक मेंटोर जो तुम्हें गाइड कर सके। तुम्हारे घर में कोई अगर नहीं है तो वो मैं हूँ। ठीक है, पौ 12 होना मतलब कि जीत जाना, कार्य का सफल हो जाना। इसके अंदर दिए गए में पौ 12 होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ 12 हो गया मतलब मजे ही मजे, जीत हो गई। आग में घी डालना तो हवन करना, एग्जैक्ट सेम अर्थ नहीं निकलेगा। कभी भी ये मत करना कि 9 2 11 होना मतलब सर गुणा हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आपको आग में घी डालना हो गया, तो जैसे क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो? इसको तो ऑलरेडी गुस्सा आया हुआ है, क्रोध भड़काना होगा। आहुति करना या हवन करना सेम अर्थ कभी नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, मुहावरा तुमसे पूछा जाएगा, एक नहीं दो पूछे जाएंगे, सेम अर्थ कभी नहीं होगा। जैसे आग में घी डालना मतलब हवन करना, ना भाई ना। हिंदी पढ़नी है तो समझ समझ के पढ़ो, थोड़ी थोड़ी चीजें तो क्लियर करो, कम से कम रटने वाली चीजें तो अच्छी करो। अब कार्यालय पत्र वगैरह तुम्हारे सिलेबस में है। मैंने सिलेबस को देखा, उसमें कार्यालय पत्र भी है, निविदा भी है, कार्यालय आदेश भी है। मैंने कुछ फोटोज लगाए हैं, तुम्हें मजा आएगा, आ जाओ। कि राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? कार्यालय पत्र के अंदर सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। कार्यालय पत्र के अंदर पारिभाषिक शब्दावली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन होता है। और मेमोरेंडम, अभी मैं पत्र की फोटो दिखाऊंगा सारी, है ना। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा? मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन सौंपना, ज्ञापन होता है ना। एकेडमिक मतलब आपका शैक्षणिक हो गया, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक हो गया। काउंसिल लेने की आपकी परिषद हो गई। काउंसिल मतलब परिषद है। दो या तीन प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली के बीच में से आएंगे, 2-3 मुहावरे के आएंगे। पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और ये लेटर वगैरह मिलकर के 6 से 7, हो सकता है कि 8 क्वेश्चन भी हो जाए। अब सिलेबस के अंदर जो 4th ग्रेड में है वो आपका कार्यालय आदेश भी है, शासन आदेश भी है, परिपत्र है, इसके साथ अर्ध सरकारी पत्र भी है, अधिसूचना है, कार्यालय ज्ञापन है और ज्ञापन है। ये वाले आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये वाले आपके सिलेबस में है कि नहीं है? ये बताओ पहले, है? हाँ, अभी तो रुको, अभी लास्ट के 10 दिन के अंदर मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, 8 तारीख को जब अपना चैनल आप लोग 7 लाख हो जाएगा, करो सब्सक्राइब सभी साथी। मैं आऊंगा 2nd ग्रेड को निवेड़ करके 8 से 18 तारीख, ऐसा जलवा बिखेरूंगा, तुम लोग जिंदगी भर के लिए खुश हो जाओगे। 50,000 की नौकरी लगेगी सीधी। बड़ा मेरे अंदर पता नहीं क्या आ जाता है, मां सरस्वती आ जाता है लास्ट टाइम में, मतलब बस पेपर में आने लायक चीज ही कराता हूं फिर वो। कार्यालय ज्ञापन, ये प्लान बता रहा हूं तुम्हें पहले। कार्यालय ज्ञापन है कुछ इस प्रकार से है, संख्या, सरकार और मंत्रालय वगैरह के इसका नाम लिखना होता है सबसे ऊपर, विषय वस्तु लिखनी होती है, दिनांक इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फिर है आपका, ये आपका एक क्या है, ये भी इसी के जैसा का जैसा कार्यालय ज्ञापन दिया हुआ है, ठीक है, कार्यालय ज्ञापन बीचों बीच लिखोगे। अब पूछ ले सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? विभाग का नाम लिखेंगे। तो विभाग यानी मध्य प्रदेश सरकार, मुझे जो भी इंटरनेट पे मिला वो मैं लेके आ गया, वो मैं लेके आ गया। विभाग सबसे पहले हो गया, और ये आपके कार्यालय ज्ञापन मोटे अक्षरों में, फिर विषय हो गया बाईं ओर,
फिर मूल स्थान है वो, मूल कथन इसके अंदर आ जाएंगे, फिर जारीकर्ता अधिकारी वगैरह इस तरह से आ जाएंगे। कार्यालय आदेश भी आपके सिलेबस में है। कार्यालय आदेश में क्या होता है? कार्यालय का नाम होता है। सबसे पहले तो कार्यालय का नाम होगा। कार्यालय का नाम होने के बाद कार्यालय आदेश का शीर्षक है। बीच में आपके क्या है कि डेट वगैरह और स्थान आता जाएगा। ये कभी पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा तो मैं करवा दूं। आदेश की सामग्री आ जाएगी बीच में, और फिर हस्ताक्षर और पद का नाम आ जाएगा। फिर प्रतिलिपि वगैरह जो भी होगी लास्ट में आज्ञा से हस्ताक्षर वगैरह। परिपत्र भी सिलेबस में है। परिपत्र का नमूना दिया गया यहाँ पर साइड में, तो उसका प्रेषक का लिखना होता है, प्रेषक का, ठीक है। और इधर एड्रेस वगैरह हो गया, ठीक है। और फिर है वो आपका विषय और मैन। निविदा कुछ ऐसी होती है, नोटिस जिसे कहते हैं, आप 10वीं 12वीं तक पढ़ते आ ही रहे हो। निविदा के अंदर इस तरह से डेट है वो इस तरफ लिखी गई है, और बीच में आपका जो निविदा सूचना लिखना जरूरी है, ऊपर आपका एड्रेस लिखना जरूरी है, ठीक है। जिस विभाग का है, जिसका है, उसका एड्रेस सबसे ऊपर हो गया। बस इतना सही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। एक है आपका अर्ध सरकारी पत्र, ये भी सिलेबस में है। इसमें मोहर कहाँ लगती है? बीचों बीच लगती है। उधर प्रेषक का नाम वगैरह, विभाग कार्यालय वगैरह हो गया, फिर विषय हो गया। और अब इससे अलावा मैं क्या बताऊं? हाँ, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। मजा आया? हाँ। अब बस लास्ट इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ मैं 15 मिनट और क्लास लूंगा। आ जाओ, इंग्लिश की ओर चलूंगा अब। हिंदी हिंदी कंप्लीट होती है, इंग्लिश की ओर चलूंगा। आ जाओ आ जाओ। हाँ, निविदा का मतलब टेंडर ही होता है बेटा। नोटिस अलग चीज है, निविदा अलग है, सब चीजें मैंने करवा दी। अब बस लास्ट के 15 मिनट और है। इंग्लिश में टेंस का कुछ फॉर्मूलेज वगैरह मैं लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि आने वाली क्लास से जो भी मेरी होने वाली है 8 तारीख के बाद में, वो बहुत ही खतरनाक होगी। उसमें कुछ, हालांकि प्लान को अभी घोषित नहीं कर सकता, समझा करो, लेकिन 8 तारीख के बाद और जबरदस्त होगी। तब तक ये क्लास 12 घंटे क्लास और करंट देखते रहना। देखो टेंस आएगा आपके, टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से इसमें क्या कहेंगे हम कि ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। पर इसको पहचानना भी तो आना चाहिए ना, टेंस को पहचानना भी आना चाहिए, सीधी सी बात है। ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस जो भी जो आपका इंडेफिनाइट है, यानी कि सिंपल टेंस है। ये हो गया आपका प्रेजेंट वाला, है ना, ये प्रेजेंट सिंपल की विशेषता है। ये पास्ट सिंपल की विशेषता है, ये फ्यूचर सिंपल की विशेषता है। इसमें क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसमें विल का इस्तेमाल होगा, विल या शैल का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूअस टेंस जितने भी है उन सभी में आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, आई एम स्टडिंग, तो इज, आर और एम होगा। आई के साथ में एम का इस्तेमाल होता है, आई के साथ में किसका इस्तेमाल होता है? एम का इस्तेमाल होता है। बहुवचन के साथ में आर हो जाएगा। वैसे यहाँ यू के साथ में भी आर का इस्तेमाल होता है, आई के साथ एम होता है, और सिंगुलर है तो इज, ही इज रनिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर वर्ब के साथ में लग जाएगा आपके आई एन जी। वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? आई एन जी। बस इतना ध्यान रखना, वर्ब के साथ में आई एन जी लग जाएगा। वर्ब के साथ में वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा। कंटिन्यूस जितने भी टेंस है आईएनजी लग जाएगा। इसमें वाज वर्ब और आईएनजी लग जाएगा, इसमें आपका इस तरह से लग जाएगा। परफेक्ट टेंस जो भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज और हैव उसकी विशेषता है, ध्यान रखना। कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन माई डिनर, तो हैव और टेक की टेकन होगी, थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट टेंस होगा तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी,
और फ्यूचर हो जाएगा विल हैव हो जाएगा। तो इसमें तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें विल सेल, इसमें इज आर एम के साथ आईएनजी, इसमें वाज वर के साथ आईएनजी, इसमें हैज है प्रेजेंट वाले के अंदर हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें पास्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस टेंस है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मतलब सुबह से काम कर रहा है लगातार, तो हैज हैव के बाद में बीन आ जाएगा, हैज हैव बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब सुबह से काम कर रहा है, इस प्रकार से। तो क्या होता है कि कई बार सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की विशेषता के अंदर आ जाते हैं। आईएनजी लग जाएगा इसके बाद। देखो इसमें हैज हैव, इसमें हैज हैव आईएनजी लग जाएगा, उसमें हैड बीन और आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, इतना भी नहीं पहचान सकते क्या कि भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई बताएगा भाई नहीं इतनी सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ा लेक्चर होता है, मुझे पता है डिटेल में बताना पड़ता है, पर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है टेंस के अंदर। और पेसिव वॉइस जब भी होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और बाई और सब्जेक्ट का फॉर्म चेंज हो जाएगा, वही है पेसिव। पेसिव को भी टेंस के साथ समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, और इसमें सेकंड फॉर्म, उसमें विल आ जाएगा। इसमें इज आर एम कंटिन्यूस टेंस होगा तो इसमें इज आर एम आ जाएगा और साथ में आईएनजी आ जाएगा, इसमें वॉज वर आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और विल हैव वाले तो फ्यूचर वाले थोड़े कम ही उदाहरण आते हैं, विल हैव और थर्ड हो जाएगा, उसको छोड़ो, मैन ये समझो प्रेजेंट वाले, पास्ट वाले। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो हैज हैव बीन और वर्ब की थर्ड वर्ब की साथ आईएनजी। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, एक तो ये याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बस इसी से उदाहरण आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि पास्ट में जा चुका है तो वॉज वर्ब आएगा। इसमें हैज है, इसमें हैड है। आई बात समझ में ना, लो स्क्रीनशॉट, बात ना आवे। तो वैसे इंग्लिश तुम लोगों को आज पहली बार बताई है, कैसे लगी ये बताओ पहले, मजा आया? हाँ, हमारे एक मैडम हुआ करते थे, छोटे थे बचपन में, तब बड़े प्यार से मुझे अपना भाई बोलते थे। वो बहुत कम उम्र में ही आ गए थे, जब आई थिंक आई वॉज जस्ट 6, मैं 8-1 साल का रहा होऊंगा। तो मैडम है वो 20-22 साल के रहे होंगे उस समय। तो मुझे बड़ा, मैं क्लास में सबसे ब्रिलियंट उस समय का, हाँ हो सकता है कि गांव में स्कूल में सरकारी विद्यालय में, तो मुझे बड़ा प्यार करते थे वो मैडम, है ना, बहुत, मतलब मुझे किसी भी क्लास में ले जाके खड़ा कर देते थे, बोलते कि भाई तुम है मेरा मदन भाई है, वो बोलेगा अंग्रेजी की, मुझे कई सारी चीज़ें सिखाते थे। और गुरुओं का प्यार मिलना अपने आप में वाकई में, आशीर्वाद मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। तो वो एक नींव थोड़ी अच्छी रही, तो उस वजह से इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आई, ये चीज़ है। ठीक है, ओके ओके। और मुझे उन गुरुओं ने आशीर्वाद दिया था बचपन में, ये एक दिन बड़ा नाम करेगा, कि देखना हमको बड़ी गाड़ी में लेके आएगा, हमको भी बिठाएगा। तो उनकी वाणी सच साबित हो रही है पूरी। तो ये सब गुरुओं का और माता पिता का और परमेश्वर का आशीर्वाद होता है कि आप जीवन में सक्सेस पाते हो। तो बाकी मैं रवि सर की भी क्लास लगाऊंगा, ये नहीं है कि मैं रवि सर की क्लास नहीं लगाऊंगा, रवि सर की क्लास लगाऊंगा, ब्रजवासी सर की क्लास लगाऊंगा, साइंस वाले टीचर्स की भी क्लास लगाऊंगा, गणित की भी क्लास लगाऊंगा, एक एक 4 क्लासें वो भी आएगी। लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा दूं कि भाई 4th ग्रेड में इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बस यही होता है। आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स ऑफ इंडिया। आई हैव ऑफन, देखो हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। हैड होता तो पास्ट हो जाता, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो पास्ट हो जाता। सिंपल होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती, पास्ट सिंपल होता वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एक्टिंग। आई एम फीलिंग टेंस,
मैं तनाव महसूस कर रहा हूं। एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सिंपल सिंपल बातें हैं। अंग्रेजी से मेरे बच्चे डरे नहीं, ठीक है, अंग्रेजी में मेरे बच्चे डरे नहीं। गणित का थोड़ा है तो उसकी थोड़ी अभी प्रैक्टिस करनी है। मैं अशोक सर की जल्दी क्लास लगाऊंगा। मैंने गणित को छोड़ के सारे सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला देखिएगा। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। वॉज तो पास्ट सिंपल है, वॉज है तो पास्ट है, भूतकाल जो बीत चुका है। आई वॉज लुकिंग, वॉज के साथ में इज आर एम, वॉज वर, ये मतलब इज आर एम है तो आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर है, वाज वर है तो आप पास्ट के अंदर है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। आई हैव नोटिस्ड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इस तरह से याद रखना है। अब यहां पर क्या करना है कि सिलेक्ट द वॉइस इन द सेंटेंस गिवन बिलो, सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, हम जब भी बात करते हैं, सिंपल सी बात बताऊंगा, मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ है ना बहुत ऐसी चीजें कि तुम लोग फंस जाओ, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है। एक्टिव पैसिव के अंदर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सही चाहे आपके इजारम वगैरह हो गई, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाई हो जाएगा, और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रहता है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी प्रेजेंट टेंस है तो वो अलग है, पास्ट टेंस है तो अलग है। तो ये टेंस कौन सा है, वी हैड टू काउंट द मनी, तो ये बात तो पास्ट की हो रही है, ठीक है, वी हैड काउंट द मनी। इस तरह से जो है आप लोगों को थोड़ा सा मतलब पैसिव एक्टिव का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। मैं ज़्यादा नहीं, इस बार सिर्फ टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगली क्लास में लेके आऊँगा। बड़े सिंपल सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है फोर्थ ग्रेड के अंदर, ठीक है। ओके ओके, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या लेके आओगे, ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखोगे। तो द मनी को पहले ले आओ, द मनी चारों में, वो तो सीधी सीधी सी बात है, द मनी हैड टू बी काउंटेड, द मनी हैड टू बी काउंटेड, ये नहीं होंगे, हैड बीन नहीं होगा, वाज नहीं होगा, हैड टू बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये स्ट्रक्चर है आपका इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी कई सारी बातें हैं, तो वो मैं इंग्लिश की अगली क्लास के अंदर और अच्छे से बताऊंगा। आज टेंस और एक्टिव पैसिव इनकी बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन उसके लिए मैं अलग से सिंपल सिंपल चीज़ें जो तुम्हें बता सकता हूँ। बाकी रवि सर इंग्लिश के ज्ञाता, उनकी क्लास लगाऊंगा अलग से, ठीक है। तो भाई एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है। एक्टिव वॉइस मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और पैसिव वॉइस जब भी होता है तो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर बाई हो जाता है, और फिर आपका सब्जेक्ट है वो इस तरह से चेंज हो गया, सी का हर हो गया। तो धन्यवाद, टेक केयर। हमारे हस्ती को मिटाने की कोशिश की गई। आज सुबह से ही प्रयास जारी थे। कहाँ गए वो लोग जो चल रहे थे मेरे साथ, बोल रहे थे कि रास्ते में ही बिखर जाऊंगा। हाँ, तो भाई रास्ता बड़ा कठिन था, पर हैकर्स की भी औकात पता चल गई उनको भी। कल रात को भी आए थे, आज भी आए थे। थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था, लेकिन हमारे सामने कहाँ टिक पाएंगे, उन बेचारों के